नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। उत्तराखंड लगातार जो है वो 4 धाम की यात्रा चल रही है और इस वर्ष उत्तराखंड में लगभग 9 लाख से ज्यादा यात्रियों की संख्या हो चुकी है, जो दोनों ही धामों में पिछले साल की तुलना में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या से 16% अधिक है, यानी 16% की बढ़ोतरी हुई है। दोनों धामों की यात्रा पर आने वाले यात्री वाहनों का आंकड़ा भी 12.77% बढ़ा है। पिछले साल जहां दोनों धामों में 71,053 वाहन पहुंचे थे, वहीं इस बार यह 80,128 पहुंच गया है। 4 धाम यात्रा को 45 दिन की अवधि हो चुकी है। तो 45 दिन की इस अवधि के अंदर जो है वो लगातार संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है वो यात्रा की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताना चाहेंगे, लगातार यमुनोत्री धाम की तरफ से या गंगोत्री धाम की तरफ जो है वो तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इस बार 9 लाख के पार अभी तक यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है। पिछली बार से इस वक्त की बात करें तो कम से कम 16% की वृद्धि जो है वो हो चुकी है। तो चलिए अब जरा आंकड़े आपको बताएंगे कि आखिर कितने सारे श्रद्धालु इस साल जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। 2024 में गंगोत्री यमुनोत्री जो है वो 9,01,758 श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं, यानी 9 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 2023 में गंगोत्री यमुनोत्री जो है वो 7,78,257 यात्री जो है वो पहुंचे हुए हैं। 2022 में गंगोत्री यमुनोत्री का आंकड़ा जो है वो 6,59,061 था 2022 में, उसके मुकाबले काफी ज्यादा इस साल बढ़ा है। गंगोत्री धाम में अभी तक 4,59,572 श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं गंगोत्री धाम में। इसके बाद यमुनोत्री धाम में अभी तक 4,42,186 श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये सिलसिला लगातार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पिछले साल दोनों धामों में 71,053 वाहन पहुंचे थे, यानी गाड़ियां इतनी जो है संख्या में वहां पर पहुंची हुई थी। अभी तक दोनों धामों में 80,128 वाहन पहुंच चुके हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा वहां पर जो है वो वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। लगभग 10,000 के आसपास जो वाहन है वो बढ़े हैं पिछली बार के मुकाबले। तो कुल मिलाकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी श्रद्धा लोगों में और श्रद्धालुओं में इस धामों के प्रति देखने को मिलती है। और ऐसे में अब वहां पर जो सिलसिला है, लोगों का जाने का सिलसिला है वो चल रहा है, वो लगातार जारी है। सरकार इसके लिए हर सुविधा जो है वो कर रही है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है वो इन धामों की तरफ देखने को मिल रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला जारी है और सरकार हर तरह से वहां पर श्रद्धालुओं को सुविधा देने की कोशिश कर रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा या फिर अन्य चीजें जो भी इसमें शामिल है। तो वही मंगलौर उपचुनाव के चलते कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मंगलौर विधानसभा बीजेपी कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंगलौर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को सफल बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार मंगलौर की जनता बीजेपी का विधायक को चुनती है तो मंगलौर विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर विकास कार्य होंगे और मंगलौर की तस्वीर बदलेगी। खेल मंत्री ने कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा में फूल खिलेगा और बीजेपी इस बार मंगलौर में जीत का इतिहास रचेगी। जिस प्रकार से अपना एक छोटा सा वार्ड मेंबर का चुनाव जितनी गंभीरता से लड़ती है, वो हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ में, चाहे वो मेन चुनाव हो चाहे वो उपचुनाव हो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरा संगठन तत्परता के साथ, सजगता के साथ में चुनाव लड़ती है। और रही बात मंगलौर उपचुनाव की, निश्चित रूप से मंगलौर उपचुनाव में अब की बार कमल का फूल खिलेगा और जिस प्रकार से यहाँ के संगठन का, कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान निकल कर आया है और जिस प्रकार से संगठन काम कर रहा है और जिस प्रकार से यहाँ के नेतृत्व लगातार जनमानस के संपर्क में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार की कार्य योजनाएँ हैं और योजनाएँ हैं वो जन जन तक जिस प्रकार से वे लाभार्थी बने, तो हम 100% कह सकते हैं यह उपचुनाव कमल का फूल खिलने जा रहा है और बड़ी कह सकती हूँ मार्जिन के साथ में हम इस उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी बीजेपी सॉरी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बाहर का प्रत्याशी बीजेपी लेकर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हैं
वे प्रत्याशी भारत के नागरिक हैं और चुनाव हो या उपचुनाव हो, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि मंगलौर के लोगों का जो दिल बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिस किसी को भी पार्टी ने अवसर दिया है, जिसमें वर्तमान में जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब उनके साथ में खड़े हैं। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का, मैं इतने लोगों से मुलाकात करे हुए हूँ, सबके अंदर प्रसन्नता है कि मैडम आपकी बार इन प्रत्याशी के साथ में हम इतिहास रचने जा रहे हैं और हम निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी कई मार्जिन से जीतेंगे। इस बार मैडम आपको आने की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं, मेरा आने का प्रयोजन आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि है, उसी के संदर्भ में मैं संगठन के दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम में शिरकत करने आई हुई हूँ। मैं कह सकती हूँ कि ऑन द वे में यह हमारा चुनावी कार्यालय पड़ा, जहाँ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे। तो वही बंगलौर उपचुनाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इनके साथ मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने कहा, जलेबी बनाई तो कहीं आलू की टिक्की तो कहीं सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी भी बेची। हरीश रावत ने कहा, बीजेपी हो या बसपा, किसी भी पार्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पर इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मंगलौर चेयरमैन के प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद अहमद ने कहा है कि मैं और मेरे समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ खड़े हैं और बसपा अपना जनाधार खो चुकी है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव है और कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करने जा रही है। नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा जरा सा ऐसे ही चलते चलते लोगों से वो कर लूँ, इसके बाद एक गांव में डोर टू डोर करूँगा। तो इस समय जो ही मैं जरा सा मंगलौर के लोगों से को धन्यवाद देते और उनको प्रणाम करते निकला हूँ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस समय, तो उनका उत्साह जो है इसको एक विशेष बना रहा है। नहीं तो ये कोई खास बात नहीं थी, यहाँ मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, पहले भी आता था। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि इससे काजी जी की जीत और सुनिश्चित होगी। भाजपा हो या उनके जो है वोट काटने वाले लोग हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का चुनाव तो सीधे भाजपा से हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी तो अपना जनाधार खो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को तो बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज जो है, आज चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। बिल्कुल, मैं आज कांग्रेस में हूँ, तो मैं अपने साथियों से, समर्थकों से, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि अपने आत्मसम्मान के लिए अपने मत का पूरा प्रयोग करें और कांग्रेस को अपना वोट दें। हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस और भाजपा का ही चुनाव रहा है। बाकी तो सब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला है, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में इसी तरह से वोट मिलेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ है और बहुजन समाज पार्टी तो बहुत हाशिए पर आ गई है, तो पूरा प्रयास होगा। मतदाता समझ चुका है कि उत्तराखंड में हो या पूरा देश हो, दो पार्टियों के बीच में चुनाव है, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पूरा संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा से काफी लोगों में एक जागरूकता आई है, लोगों में उत्साह बढ़ा है और लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ आया है। लोग आपस में देखिए, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जब आते हैं तो सब सम्मान के साथ लोग उनको रोक रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री अगर किसी के दरवाजे आया है तो सम्मान उसका कर रहा है, तो उसमें समय तो लगता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग द्वारा 24 जून से 29 जून तक बरसात को लेकर जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन
पूरी तरह से अलर्ट पर है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा, जिले की सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद मुख्यालय पर आपदा कंट्रोल रूम में भी कर्मचारियों की तैनाती 24 घंटे रहेगी। सभी संवेदनशील जगहों पर जेसीबी की तैनाती कर दी गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल रिस्पांस करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। धनगढ़ी और पनौत नाले पर कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। वहीं चौरगलिया क्षेत्र में शेर और सूर्या नाले के पास अधिक पानी आने के समय पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिव हैं विभागों, जो हमारे तहसीलों के अंतर्गत भी हैं और जनपद स्तर पर भी आपदा के कंट्रोल रूम है। उसमें सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। साथ में जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की तैनाती करा ली गई है। उसके लिए भी विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है। कोई भी समस्या आती है उसमें रिस्पांस टाइम को कम से कम करने के लिए निर्देश। धनगढ़ी और पनौत वाला एक जो नाला है उसमें तो ब्रिज का काम शुरू हो गया है, वहाँ पर मैन पावर तैनात रहेगी। और जो अन्य नाले हैं जैसे शेर नाला है, सूर्या नाला है, उसमें भी हमने पुलिस को भी कहा है और संबंधित जो सड़क एजेंसी है उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी वहाँ पर आदमी की ड्यूटी लगाएंगे ताकि किसी प्रकार की जो अचानक पानी आने से दुर्घटना होती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, जिस पर हमेशा से कार्य करती रही है। चाहे वे खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल हो। वहीं अब धामी सरकार के द्वारा सहकारी समितियों में भी 1/3 महिलाओं का आरक्षण तय किया गया है, जिसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है। संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ इससे सहकारिता के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़ रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।